अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबर आपको देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में दयाल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक कलअदम TTP के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमला आवर मारा गया है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग में दयाल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक कलअदम TTP के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमला आवर भी मारा गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन साहब, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का KPK के डिस्ट्रिक्ट टांग के इलाके दयाल रोड पर एक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया और ये मालूमात आगाह करेंगे आपको। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में दयाल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस इतलात पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमला आवर मारा गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, मजीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांग के इलाके दयाल रोड पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमलावर मारा गया है। दहशतगर्दों के सरपरस्तों और साथियों के खात्मे के लिए ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जारी है। जी, ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में दयाल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक कलअदम TTP के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस इतलात पर यह कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमला आवर मारा भी गया है। टांक में दयाल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार हलाक हो गया। ISPR बयानी के मुताबिक दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग में दयाल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक कलअदम TTP की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमलावर भी मारा गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार भी हलाक हो गया है। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद में बारागहू से मरी जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोल पंप के बोर्ड से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक हो गए। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जख्मी है। जान बहक अफराद की लाशें और जख्मी शख्स को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ी में सवार अफराद बारागहू से मरी जा रहे थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। ये बाराको से मरी जाने वाली एक गाड़ी जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस पेट्रोल पंप के साइन बोर्ड से टकरा गई, जिसके बाद जो है वो 4 अफराद जहां बाक हो गए, जबकि एक शख्स जो है वो जख्मी हो गया। जहां बाक होने वालों की शिनाख्त जो है वो हमजा मुमताज, फरहान अब्बासी और सुबहान के नाम से हुई है। और अगर हम बात करें जख्मियों की, तो जख्मी होने वाले का नाम जो है वो सराब सामने आया है और जहां बाक होने वाले और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और तहकीकात जो है वो इस हवाले से जारी है कि ये हादसा आखिर क्यों पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इस्लामाबाद में बारागहू से मरी जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोल पंप के बोर्ड से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक, एक जख्मी हो गए। आसिया कौसर हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। भारत की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 8:15 बजे चल बसी। लता मंगेशकर को कोरोना मस्बत आने पर 9 जनवरी को मुंबई के ब्रैच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तकरीबन 20 रोज तक उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते उनकी सेहत में बेहतरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ऑक्सीजन पर रखा गया था। एक रोज कबल उनकी सेहत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। बिल्कुल, बरसगीर की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 8:15 बजे चल बसी। लता मंगेशकर को कोरोना मुस्बत आने पर 9 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल करा लिया गया था। तकरीबन 20 रोज तक उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया था। गुज़िश्ता हफ्ते उनकी सेहत में बेहतरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ऑक्सीजन पर रखा गया था। एक रोज कबल उनकी सेहत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। आपको बता रहे हैं कि बरसगीर की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। लता ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि लता मंगेशकर ने अशरों तक सुरों की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक जारी रहेगा। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ लता जी को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। मौसीकी का एक अहद हुआ तमाम। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल से मौसीकी की दुनिया में जो खला पैदा हुआ वो शायद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अपने सुरों से दहाइयों तक फ़न की दुनिया पर राज करने वाली लता जी ने करियर का आगाज़ और आखिरी एल्बम 2004 में रिकॉर्ड कराया, जबकि उन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। 28 सितंबर 1929 को भारतीय रियासत इंदौर में पैदा होने वाली मधुर आवाज और पक्के सुरों वाली लता मंगेशकर ने 13 बरस की उम्र में कैरियर का आगाज किया। 1000 से ज्यादा फिल्मों में मुख्तलिफ गीतों के लिए अपनी आवाज दी और 36 से ज्यादा भारतीय और गैर मुल्की जुबानों में 50,000 से जायद गीत गाए। लता मंगेशकर को हिंदुस्तान में मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फने मौसीकी में अकेडमी का दर्जा रखने वाली लता मंगेशकर का नाम सन 1974 की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। अपने अहद के बड़े नामों मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और दीगर के साथ उनके गाए डुएट्स आज भी हिट शुमार किए जाते हैं। सुरों की मलिका नूरजहां को आइडियल मानने वाली इस गुलकारा ने मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मेहदी हसन और शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ भी परफॉर्मेंस दी। कई दहाइयों तक सुर संगीत की नगरी पर राज करने वाली इस अजीम गुलकारा ने अपना आखिरी एल्बम 2004 में रिकॉर्ड कराया, जबकि 30 मार्च 2021 को 20 बरस कबल गाया गया गाना रिलीज किया गया जो उनके कैरियर का आखिरी गीत था। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का 92 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। अपने तवील करियर में उन्होंने 1000 से जायद फिल्मों में मुख्तलिफ गीतों के लिए अपनी आवाज़ और 36 से ज़्यादा भारतीय और गैर मुल्की ज़बानों में 50,000 से जायद गीत गाए। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है मारूफ क्लासिकल गुलकार हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने GTV के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ, लता जी हम में नहीं रही, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बहुत अफसोस हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ी गुलकारा थी। मतलब कैसी आवाज़ें अल्लाह कभी कभी पैदा करता है, तो सुन के बहुत अफसोस हुआ। आज मैंने सुना तो दिल ही अफसोस हुआ क्योंकि ऐसी फनकारा दोबारा दुनिया पे शायद ही आए, क्योंकि ये को अल्लाह की खास करवादी होती है। जिन लोगों पे वो अल्लाह ताला पे उनको बना के भेजता है तो उनकी दुनिया में शोहरत होती है, जिनमें लता जी कमाल आवाज, कमाल उनका जो तरीका था गाने का, वो एक अलग अपना मुनफिद था। उनका अपना एक आवाज का टोन ही अलग था। लोगों ने कॉपी किया उनको काफी बाद में, लेकिन वो बात ही नहीं बन सकती क्योंकि वो ऐसे लोग ना दुनिया पे बार बार नहीं आते। बहुत बेहद अफसोस हुआ मुझे। एक बहुत बड़ा खला हुआ है जिसको बहुत मुश्किल से होगा। हामिद अली खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त गुलकारा हुमैरा अरशद ने हमें ज्वाइन किया है। गुलकारा हुमैरा अरशद, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। लता मंगेशकर जी इंतकाल कर गई हैं, 92 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। कितना बड़ा ये खला है जो पुर नहीं किया जा सकता मौसीकी की दुनिया में, क्या कहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, इतनी लेजेंड वो गुलकारा थी और खला तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जब भी कोई बहुत लेजेंड आर्टिस्ट जो है वो इस तरह दुनिया छोड़ के चले जाता है तो उसका खला कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और स्पेशल ऐसी हस्ती जहाँ जिसका कोई सानी ना हो, जो किसी को फॉलो ना करता हो, उसका एक इंडिविजुअल अपना फन जो है, जो उसकी पहचान हो, तो लता जी की आवाज़ ही जो है वो उनकी पहचान थी। और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ वहाँ उनके फैन है पूरी दुनिया में। हम भी उनके फैन हैं और इस टाइम हमारी सारी फनकार बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा गमज़दा है कि क्योंकि लता जी खुद एक एकेडमी की हैसियत रखती थी, वो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक थी और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत कैरेक्टरफुल खातून थी और अपने फन से उनको इतनी मोहब्बत थी। मैंने बहुत आर्टिस्ट देखे हैं जो अपने फन से प्यार करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी दरवेश सिर्फ
खातून थी कि जिन्होंने अपने फन से इतनी मोहब्बत की कि उन्होंने शादी भी नहीं की और सारी जिंदगी अपने फन को दे दी। और ऐसी गुलकारा के लिए मैं तहे दिल से उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, अपनी तरफ से, अपनी तमाम फनकार बरादरी की तरफ से। तो बहुत वो एक एकेडमी की हैसियत रखती हैं और जितने भी हमारे पुराने गुलकार हैं या नए आने वाले हैं वो सब जो हैं उनका आइडियल जो है वो लता जी हैं। और जब तक दुनिया और कायनात रहेगी उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। वो इसी तरह हमारे दिलों में, हमारे जहनों में इसी तरह आबाद व शाद रहेंगी और इसी तरह जिंदा रहेंगी। बिल्कुल, दुनिया भर में लता मंगेशकर के मदह जो हैं वो उदास हैं और मौसीकी का एक कहर तमाम हुआ है। अपने तवील करियर में उन्होंने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में मुख्तलिफ गीतों के लिए अपनी आवाज़ दी और 36 से ज़्यादा भारतीय और गैर मुल्की ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाए हैं। मारूफ क्लासिकल गुलकार हामिद अली ख़ान और गुलकार हुमैरा अरशद हमारे साथ मौजूद थी, इन पर बात करी थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात आज शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। हुकूमत ने लता के इंतकाल पर भारत में 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया है, जबकि लता मंगेशकर को सरकारी एजाज़ के साथ रुखसत किया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की मौत पर शदीद रंज और गम का इजहार किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा है कि वो लता के जाने पर बहुत दुखी हैं। लता मंगेशकर कौम में एक खला छोड़ कर गई हैं जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। भारतीय वज़ीर आज़म ने लता के अहले खाना को फ़ोन करके अफसोस का इजहार किया है। लता मंगेशकर को हर दौर की मकबूल गुलकारा माना जाता है। वो पाकिस्तान के अलावा दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में भी यकसा तौर पर मकबूल रहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हैदराबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पर तनकीद में कहा, मौजूदा हुकूमत को बसें चलाने में 3.5 साल लगे। पेशावर का मंसूबा नाकामी की तरफ जा रहा है। सिंध के अवाम आज भी पानी की किल्लत जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, नून लीग ने अपने दौर में सूबों का हिस्सा बढ़ाया, नवाज शरीफ ने अवाम के मसाइल हल किए। ये हुकूमत मंसूबे शुरू क्यों नहीं कर रही, इसका बेहतर जवाब हुकूमत ही दे सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। इमरान खान मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो गए। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों ने मुजाहिरा किया। कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया। मोदी की हुकूमत मकबूजा कश्मीर की तमाम आवाम को दहशतगर्द समझती है। तफसीलात देखिए रिहान सैयद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई का कहना था, मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया है। यहाँ पर हिंदुस्तानी सफारत खाने के सामने इसलिए आए हैं कि हम इनको एक ही बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है वो एक जन्नत बेनज़ीर थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियम में लिखा है कि इसको नरेंद्र मोदी ने जहन्नमज़ार बना दिया है। तो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको पूरी यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। मुजाहिरीन ने बाइडन इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम को बंद कराएं। मुजाहिरीन भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। NCOC के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला 30 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 29,478 हो गई। एक ही रोज में 4,874 अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला हो गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस कराची में बेकाबू हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। अवाम कोरोना SOPs पर किस हद तक अमल कर रहे हैं, इस हवाले से जानते हैं अपनी नुमाइंदा हिरा इक़्तिदार से। हिरा, बताइएगा क्या SOPs पे ख्याल नहीं रखा जा रहा? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में कोरोना शरह जो है बढ़ने और घटने का सिलसिला जारी है और जिस तरह से देखा गया कि आज से 2 दिन कबल 13%
18% जो है वो कोरोना शरह रिकॉर्ड की गई थी, और आज जो है वो कोरोना शरह में बतदरीज इजाफे के साथ कोरोना शरह 18.6% रिकॉर्ड की गई है। जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें तकरीबन 1125 केसेस का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है बार बार ये इक़दाम किया जा रहा है और बार बार लोगों को तंबीह की जा रही है कि वैक्सीन करवाएं ताकि कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के सिंध भर में तकरीबन 600 से ज़ायद केसेस हैं, जबकि कराची में तकरीबन 300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन जो है घर घर कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 57,000 लोगों को जो है वैक्सीन लगाई गई है। अभी भी मुकम्मल जो फर्स्ट डोज है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी फ़र्स्ट डोज नहीं हुई है तो फर्स्ट डोज लगाई गई है उन्हें घरों में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सेकंड डोज लगाई गई है, और जिनकी डोजेस कंप्लीट हो गई हैं उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपनी बूस्टर डोज लाजमी करवाएं ताकि ओमिक्रॉन और कोरोना जैसे वेरिएंट्स को फैलने में मदद ना मिल सके। जी बहुत शुक्रिया हिरा इक़्तिदार अपडेट करने के लिए। सिंध की तरह पंजाब में भी कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1196 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 48,800 से बढ़ गई। सूबे में एक रोज के दौरान वबा में मुब्तला 12 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 13,229 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार थम ना सके। महकमा सेहत के मुताबिक एक रोज में मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद सूबे में अमवात की तादाद 6,041 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1480 अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार थम ना सके। महकमे सेहत के मुताबिक एक रोज में मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद सूबे में अमवात की तादाद 6,041 हो गई। 24 घंटों में 1480 अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला हो गए। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा खोड़ो ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं GTV के नुमाइंदा खावर हुसैन से। खावर, मजीद क्या अहकामात दिए गए हैं DGSBCA की जानिब से? जी, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा खोड़ो की हिदायत पर एक बार फिर शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो अपने इलाकों में गैर कानूनी जो तामीरात हैं उन्हें फौरी तौर पर मिसमार करें और इस हवाले से रिपोर्ट मुरतब करके DG ऑफिस में जमा करवाएँ। ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में होने वाली गैर कानूनी तामीरात के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होने वाली गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, और डिस्ट्रिक्ट साउथ में ख़ास तौर पर लियारी, खारादर, ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, इस पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने वाज़ेह हिदायत की है अपने डायरेक्टर्स को कि इन पर कार्रवाई की जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके DG ऑफिस में जमा करवाई जाए। उसके बाद अब एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर्स की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी उन्हें मिसमार भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया खावर हुसैन अपडेट करने के लिए। कराची में गुलशन इकबाल के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर मीठे पानी की लाइन फट गई, जिसके बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल सामने बीच फुटपाथ में। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि मीठे पानी की ये लाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है और तकरीबन फजर के टाइम ये डैमेज हुई थी। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फजर से लेके और अब ये टाइम हो गया है, इस पानी को रोकने के लिए ना वाटर बोर्ड का अमला यहाँ मौजूद है, ना दीगर रेस्क्यू इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। जो है यूनिवर्सिटी रोड जो नीपा से हसन स्क्वायर से नीपा की तरफ जाती है, उस पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इतना हज़ारों गैलन मीठा पानी जो है ये ज़ाया हो चुका है, जबकि यही पानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त नायाब है। क्योंकि लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड है जिस पे हसन स्क्वायर से नीपा की तरफ जब ट्रैफिक जाता है तो ना यहाँ ट्रैफिक पुलिस है और ना ही मुताल्लिक़ा पुलिस के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करा सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम हैदर। कोयटा में माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए पॉलीथीन बैग पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया है। 15 फरवरी से पॉलीथीन बैग की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। कोयटा से देखिए मोहम्मद फैजान खान की ये रिपोर्ट।
کوئٹہ میں ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے ادارہ تحفظ ماحولیات حرکت میں آ گیا. پلاسٹک بیگز کے استعمال اور خرید و فروخت پہ پابندی عائد کرنے کا فیصلہ. کوئٹہ میں ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے 15 فروری سے پولیتھین بیگ کی خرید و فروخت اور استعمال پہ پابندی ہوگی. ڈی جی ادارہ تحفظ ماحولیات ابراہیم بلوچ نے کہا ہے کہ 15 فروری کے بعد سے صرف 40 مائکرون کے پلاسٹک بیگز کے استعمال کی اجازت ہوگی. دوسرے پلاسٹک بیگ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. 14 فیب کے بعد 15 سے ہم ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں گے اور اس میں مختلف نوعیت کے ان کے خلاف اس کارروائی میں مختلف نوعیت کے پنشمنٹس ہوں گے. اس پہ پینلٹیز امپوز کیا جائے گا. فائن کی صورت میں ان کے خلاف جو جتنے بھی مٹیریل ان کا ہوگا جو پولیتھین بیگز کی کیٹیگری میں آئے گا وہ ہم ضبط کر لیں گے اور ان کے خلاف جو ہے ہم اپنے ای پی ٹی میں کورٹ کیسز اور ان کے خلاف ایف آئی آر کر کے کورٹ تک ان کو پہنچا دیں گے. فیصلے کو کوئٹہ کے شہریوں نے خوشائند قرار دیا ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے ایگزیکٹلی یہ بہت ہی رائٹ طریقے سے کیا ہے کیونکہ ہمارا یہ ایک پبلک کا بھی رسپانس دینا چاہیے کہ اس پولیوشن کو ختم کرے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں یہاں پر پھیل سکتے ہیں. پلاسٹک بیگ بند کرنے کا یہ اقدام بہت اچھا انہوں نے کیا ہے اور یہ اویئرنیس شروع سے اسکول کے بچوں کو دینی چاہیے. وہیں سے سکھائیں کہ یہ چیزوں کا خیال کیسے رکھنا ہے, کہاں صفائی رکھنی ہے. شہریوں نے کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی. کیمرہ مین یاسین خان کے ساتھ محمد فیضان خان, جی ٹی وی نیوز کوئٹہ. اور ابھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. پشاور ایئرپورٹ پر اے ایس ایف نے کارروائی کی ہے. بحرین جانے والے مسافر سے 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے. ملزم صدام خان نے منشیات بیگ میں چھپا رکھی تھی. مزید بتائیں گے نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری. جی جاوید چودھری, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی جانب سے گزشتہ کافی دنوں سے منشیات اور کرنسی سمگلنگ کے حوالے سے جاری مہم میں یہ کارروائی ایک بڑی سامنے آئی ہے جس میں پشاور ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کے عملے نے بحرین جانے والے مسافر سے 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آئس ہیروئن برآمد کی ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسافر صدام خان نے 1 کلو گرام 260 گرام منشیات بیگ میں چھپا رکھی تھی. تاہم اے ایس ایف عملے نے تلاشی کے دوران منشیات برآمد کر کے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور ملزم کو برآمد شدہ منشیات سمیت اے این ایف حکام کے حوالے کر دیا گیا جہاں اس کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے. جی, مزید کارروائی بھی جاری ہے. نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. رخ کریں گے کوئٹہ کا. کوئٹہ میں علمدار روڈ پر ہاشمی محلے میں گیس پریشر میں کمی کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. خواتین اور بچوں نے شہداء چوک پر دھرنا دے دیا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے جو اس وقت مظاہرین کے ساتھ ہی موجود ہیں. بشرا, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں علمدار روڈ شہداء چوک پر خواتین کے دھرنے میں موجود ہوں. چوتھے روز بھی خواتین جو ہیں وہ روڈ بلاک کر کے گیس کی فریاد کر رہی ہیں. ان کے علاقے میں جو ہے پچھلے پورے مہینے گیس جو ہے وہ پریشر انتہائی کم رہا, جس کے بعد گیس پریشر بالکل غائب ہو گیا. تو خواتین نے جو ہے وہ احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے. پوری رات سڑک پر بیٹھنے کے باوجود بھی کسی بھی حکومتی نمائندے نے ان کے ساتھ آ کے نہ ہی مذاکرات کیا اور نہ ہی ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی کوشش کی. اس وقت مظاہرین میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی بتائیے, کیا مشکل ہو رہی ہے آپ کو؟ ہم لوگوں کے گیس نہیں ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. گیس سلنڈر بھرتے ہیں, ہم لوگوں کو بچے بیمار ہوتے ہیں, ہم لوگ خود بیمار ہیں, بوڑھے بیمار ہیں, سب نہ کھانا پکاتے, کچھ بھی نہیں پکاتے. ہم لوگ کہاں سے, بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو مجبور ہو کے ہم لوگ سڑک پہ آئے ہیں. آپ سن رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مظاہرین موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شدید سردی میں وہ اس روڈ پر بیٹھے ہوئے بھی بیمار ہو رہے ہیں. گھروں میں بھی ایندھن کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے مجبوراً وہ احتجاج کر رہی ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے علاقے میں گیس پریشر بحال نہیں کر دیا جاتا وہ اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بشرا قمر. کوئٹہ کی طرح پشاور میں بھی گیس کے بحران پر اب تک قابو نہ پایا جا سکا. گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ عوام کو پریشر میں کمی کا بھی سامنا ہے. مزید بتائیں گے نواب شیر. جی نواب, بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے عوام کو؟ جی بالکل, پشاور میں گیس کا بحران مسلسل جاری ہے اور جس سے نہ صرف گھریلو صارفین متاثر ہو رہے ہیں بلکہ کمرشل صارفین بھی جو ہے ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ گیس کا جو کم پریشر ہے ان کا مسئلہ بھی بدستور جاری ہے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کر دیں. جی, گیس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیا کہیں گے؟ یہ گیس کا مسئلہ تو دیکھیں شروع سے ایل پی جی گیس آپ دیکھیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے, لکڑی مہنگی ہے, یہ جو لوگ کمپریسر یوز
یوز کرتے ہیں اور جو ہم غریب عوام ہمارے جیسے غریب عوام ہیں وہ کمپریسر تو لے نہیں سکتی اور اس کی وجہ سے ہماری گیس گھر میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ جو کمپریسر یوز کرے ان کے خلاف قانون کارروائی کی جائے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کے بحران کو جلد سے جلد حل کیا جائے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کم پریشر کی وجہ جو ہے وہ کمپریسر کا استعمال ہے اور بہت سارے گھریلو صارفین جو ہے وہ کمپریسر استعمال کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. جی لاہور میں چھٹی کا بھرپور مزہ لینے کے لیے بچے چڑیا گھر پہنچ گئے. بچوں کے ساتھ بڑوں کی بھی خوشی دیدنی ہے. اس وقت نمائندہ جی ٹی وی نیوز وحید گجر اسلام آباد میں آئی ایک فیملی کے ساتھ ہی چڑیا گھر میں موجود ہیں. جی وحید, مزید کیا کہنا ہے فیملی کا, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیں صبح سویرے شدید سردی کے بعد جو ہے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے اور موسم خوشگوار ہونے پر بچوں کی کثیر تعداد جو ہے اس وقت فیملیز کے ہمراہ لاہور چڑیا گھر جو ہے پہنچ چکی ہے. اور میرا کیمرہ مین رانا زین, اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بچے بھی موجود ہیں, بڑے بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہر کوئی جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے چھٹی کو انجوائے کر رہا ہے. فیملی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہ کہ بچوں کی بہت ضد تھی کہ ہم لوگوں نے ضرور زو میں جانا ہے. خاص طور پہ میرے فادر نے کہا تھا کہ جو لاہور زو ہے وہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے, تو اس لیے بچوں کی بہت ضد تھی اور بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. جی بچوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. بچوں نے کون کون سا جانور دیکھا ہے؟ جی بیٹا, میں نے جراف دیکھا, زیبرا دیکھا, ایمو دیکھا اور سنیکس دیکھے, تو مجھے بہت مزہ آیا ہے سنیکس دیکھ کے. اور موسم بھی ابھی بہت اچھا تو اور بھی مزہ آیا. جی بالکل, موسم بہت خوبصورت ہے جی, اور بچوں نے خوب آج ہلا گلا کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے. لاہور کے دیگر اضلاع سے بھی بڑی تعداد جو ہے اتوار والے دن شہریوں کی یہاں پر پہنچتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر موسم اسی طرح خوشگوار رہتا ہے سورج کی روشنی سے تو یہ پورا دن جو ہے بچوں کے ساتھ لاہور زو میں انجوائے کریں گے. جی بہت شکریہ وحید گجر. لاہور کے بعد رخ کر لیتے ہیں کراچی کا. کراچی میں چھٹی کے روز بچے والدین کے ساتھ سی ویو پہنچ گئے. بچے مختلف انداز میں سڑک پر اسپیڈ اسکیٹنگ میں مصروف رہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وجیہ الدین سے. وجیہ, بتائیے گا بچے کیسے مزے کر رہے ہیں؟ بالکل, اس وقت میں سی ویو کے مقام پہ موجود ہوں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتوار کے روز جو ہے مختلف جو ہے ایکٹیویٹیز یہاں پہ کرائی جا رہی ہیں. آج جو ہم نے دیکھا یہاں پہ جو ہے اسپورٹس کے لیے جو ہے اسکیٹنگ کا جو ہے انعقاد کیا گیا, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد جس میں شامل تھی. کافی زیادہ بچے جو ہے ہمیں خوش دکھائی دیے. یہاں پہ جو ہے روڈ اسکیٹنگ کے اسٹنٹس بھی جو ہے کیے گئے, جس میں والدین بھی جو ہے شامل تھے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے بالخصوص ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہے وہ ان کی جو صحت ہے وہ صحیح رہ سکے, اچھی رہ سکے. اور آنے والے وقتوں میں ان کا یہی مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے اسپورٹس فنکشن جو ہے حکومتی سطح پر ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس ایونٹس کو جو ہے بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں. جی بہت شکریہ وجیہ الدین تفصیلات بتانے کے لیے. کوئٹہ میں ریلوے پولیس ملازم کی 16 سالہ بیٹی عمان میں ہونے والے ورلڈ یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. باکسنگ کے میدان میں صوبے کا نام روشن کرنے والی ملائکہ زاہد اب عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں گی. کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی 16 سالہ باکسر 28 فروری سے عمان میں شروع ہونے والے ورلڈ یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ میں حصہ لیں گی. ملائکہ کے دیکھے گئے اس کے خوابوں کو فرنٹیئر کور بلوچستان اسپانسر کر کے پورا کر رہے ہیں. فزیکل ٹریننگ میری شامل ہے اور جو پاور ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی میں کر رہی ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ شام میں بھی میں 2.5 گھنٹے ٹریننگ کرتی ہوں, تو وہ ٹریننگ بھی میں نے اپنی کافی ٹف کر دی ہے. اس کے لیے میرے کوچز نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے, میرے پاپا نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے اور میرے استاد غلام نبی سر نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے. ملائکہ مقابلے میں شرکت کے لیے دن رات سخت پریکٹس کر رہی ہیں. اس چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے مجھے اسپانسر کی ضرورت تھی. 6 لاکھ روپے چاہیے تھے, جس کے لیے مجھے IGFC بلوچستان نے مجھے اسپانسر کیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی جو آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ملائکہ 9 سال کی عمر میں باکسنگ کے میدان میں منی اولمپک سمیت قومی سطح کے کئی مقابلوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہیں. ملائکہ زاہد کی سخت پریکٹس اور جنون اس بات کا ثبوت ہے کہ عمان میں ہونے والا مقابلہ بلوچستان کی یہ بیٹی اپنے نام ضرور کرے گی اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرے گی. کیمرہ مین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر, GTV نیوز کوئٹہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز.